नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए शेखावाटी मिशन 100 के द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है उनके प्रश्नोत्तरों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, उनकी व्याख्या हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले और दूसरे चैप्टर के प्रश्नोत्तर की व्याख्या कर ली थी और आज के इस वीडियो में हम तीसरा चैप्टर लेकर चल रहे हैं विद्युत धारा, और इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को हम समझने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में से हमें कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पास में एक क्वेश्चन तो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, एक अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन होगा। इसके साथ में हमें 1.5 वाले 2 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर से हमें 5 क्वेश्चन और 6 अंक के मिलने वाले हैं। तो राजस्थान बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो ब्लूप्रिंट जारी किया है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है वो 6 अंक का है, और इसमें से 1.5 अंक वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 अंक वाले 3। उसमें से अति लघुत्रात्मक एक क्वेश्चन होगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन होगा। विद्यार्थियों, कई स्टूडेंट्स हमारे से क्वेश्चन करते हैं क्या शेखावाटी मिशन में से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, क्या पेपर इसी में से ही बनता है। तो देखिए, इसका कोई आइडिया नहीं है। ये एक अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है जिसे आप समझ सकते हैं, इनको कर सकते हैं। इनको यदि आप कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही आगे भी वीडियोज मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा है धारा I व अपवन वेग VD में संबंध बताइए। देखिए, हम अपवन वेग VD बराबर जानते हैं I अपॉन में ANE। तो यहाँ से देखिए I बराबर आ जाएगा ANE VD। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है A वो बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या दे रखा है, अपवन वेग VD की विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन होता है। कौन सी निर्भरता में ओम का नियम पालन होगा। देखिए, जब ओम का नियम लागू होता है तो उस कंडीशन में VD बराबर, देखिए हमारे पास में एक गतिशीलता का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा आप VD बराबर E टो अपॉन में M इंटू E भी एक रिलेशन जानते हैं। और जब ओम का नियम लागू होगा तो VD और E दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। तो VD और E दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। ऑप्शन बी हमें मिलने वाला है। ये रिलेशन भी आप जानते होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अपवन वेग में, अपवन वेग तथा धारा में ये रिलेशन जानते ही हैं। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगले पार्ट में हमें कहा गया है कि कार्बन प्रतिरोध का मान ये है, तो प्रतिरोध की प्रथम पट्टी का रंग है। देखिए, इसका जो सार्थक अंक है वो हमें 6 दे रखा है। आप लगा दीजिए बी रोय ग्रेट ब्रिटेन। तो देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6। तो ये जो कलर है वो इसका कलर होने वाला है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। फिर ये बी आ गया हमारे पास में। ये वाला जो बी है वो ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, नीला कलर इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पीयर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, एक डायग्राम से मैं इसको समझा देता हूं कि इस तरीके से हमारे पास में सेल हैं
और ये हमारे पास में धनात्मक इलेक्ट्रोड हैं और ये हमारे पास में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हैं। इससे हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है कैपिटल R, और यहाँ से बहने वाली जो धारा है वो I है, और वो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 0.2 एम्पियर दे रखी है। हमें यहाँ से गुजरने वाली जो धारा है उसके मार्ग में उत्पन्न बाधा R ज्ञात करनी है, और कैपिटल R प्रतिरोध में से गुजर रही है ये धारा जो कि 10 ओम का है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हमें 2.1 वोल्ट दे रखा है। विद्यार्थियों, यहाँ से इस टर्मिनल तथा इस टर्मिनल के बीच बाह्य परिपथ में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। तो यहाँ से हम टर्मिनल विभवांतर निकाल लेते हैं। तो देखिए टर्मिनल विभवांतर कितना आ जाएगा, V बराबर बाह्य परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप, तो I इंटू आर, I का मान है 0.2, R का मान है 10, तो यहाँ पर हमें 2 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं V बराबर होता है E माइनस में IR, इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो I इंटू आर बराबर E माइनस V, और R बराबर E माइनस V अपॉन में I। E का मान हमें 2.1 दे रखा है, V का मान हमें 2 दे रखा है, I का मान 0.2 दे रखा है, तो 0.1 बटे में 0.2, तो ये हमें मिल चुका है स्मॉल r का मान 0.5 ओम। तो ऑप्शन हम देखेंगे तो 0.5 ओम हमें प्राप्त हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि प्रतिरोध मापन के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण है। थर्मामीटर की सहायता से हम ताप का मापन करते हैं, वोल्टमीटर की सहायता से विभवांतर का, मीटर सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मापन करते हैं। तो मीटर सेतु की सहायता से हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये धारा का संशोधन करने के लिए गैल्वेनोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। जो 6th क्वेश्चन है कि किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम आधारित हैं। तो देखिए पहला नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विभवमापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता। तो देखिए विभवमापी की सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत वाहक बल प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे तो विद्युत धारा भी ज्ञात हो जाएगी, लेकिन धारिता को ज्ञात नहीं किया जा सकता। हमें ये पूछा किस राशि को नहीं मापा जा सकता, तो हम धारिता को नहीं माप सकते। अब हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है यहाँ से। तो विभवमापी विभवांतर मापने वाला ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध जब ये रीडिंग दे रहा होता है तो शून्य विक्षेप की स्थिति पर ये काम करता है, उसका प्रभावी प्रतिरोध अनंत होता है। जब ये पाठ्यांक दे रहा होता है तब इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता, और जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा इट मीन्स वहाँ पर अनंत प्रतिरोध है। तो हालांकि प्रतिरोध अनंत नहीं होता लेकिन वो अनंत प्रतिरोध जैसे बिहेव करता है, तो उसका जो प्रभावी प्रतिरोध है वो अनंत होता है। अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, चालकता बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता घट जाती है। तो प्रतिरोधकता घटती है, चरघातांक की रूप से घटेगी। हम ये जानते हैं कि रो बराबर होता है रो 0 एक्सपोनेंशियल EG अपॉन में KT। तो इसके अकॉर्डिंग T जब इंक्रीज होगा तो रो चरघातांक के रूप से घटेगा। फिर देखिए संचरण में होने वाले शक्ति क्षय को कम करने के लिए विद्युत धारा संचरण वोल्टता पर किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों इसे आप समझेंगे जैसे हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाली जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट हमें यूज में लेनी होती है,
और जैसे कई जो उपकरण होते हैं जैसे ट्यूबवेल हैं ये 440 वोल्ट पर काम करते हैं, तो हमें 220 वोल्ट की ज़रूरत है, 400 वोल्ट की ज़रूरत है। बट आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर है उन तक जो वोल्टेज आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। या हम बात करें पावर हाउस की, तो पावर हाउस स्टेशन पर जो पावर स्टेशन होते हैं उनके ऊपर वोल्टेज लाखों वोल्ट में आते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपको यदि देखिए शक्ति क्षय कम करने के लिए जो वोल्टेज धारा है उसका उच्च वोल्टता पर प्रवाह होना चाहिए। विद्युत धारा संचरण क्या होना चाहिए? उच्च वोल्टता पर होना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूं। यहां पर देखिए जैसे हमारे पास में कोई उपकरण है और उस उपकरण में से हमें आई धारा प्रवाहित करनी है। जैसे ये हमारे पास में कोई उपकरण है जिसका प्रतिरोध R है और ये जो उपकरण है इसकी जो शक्ति है वो P है और इसमें से हम I धारा प्रवाहित करना चाह रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे कि I धारा का ही प्रवाह करना है, लेकिन ये जो उपकरण है वो एक केबल से जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास में एक केबल है और इस केबल का जो प्रतिरोध है वो है RC, बहुत लंबी केबल है और इस केबल का जो प्रतिरोध है वो कितना है? वो RC है। अब देखिए इस केबल के ऊपर वोल्टेज जो शक्ति से है वो कम से कम हो, इसके लिए देखिए इस केबल के ऊपर शक्ति से है उसको हम लिख सकते हैं PC इंटू में I² इंटू RC। तो देखो ये PC हमने केबल के लिए लिया है तो I² इंटू RC। अब इस I का मान इस यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। P बराबर होता है V इंटू I, तो यहाँ से हम I बराबर P बट्टे में V पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास में P² RC बट्टे में V²। तो देखिए आपको यदि शक्ति से कम रखना है तो इस V का मान ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। इस V का मान क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप रखेंगे तब इस केबल के ऊपर जो शक्ति से है वो कम से कम होगा। बट्टे वाली राशि जो हर है वो न्यूनतम होगा, तो ये जो PC है वो ये जब अधिकतम होगा तो ये न्यूनतम होगा। हमें ये न्यूनतम रखना है तो ये वाली जो राशि है वो हमें अधिकतम रखनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही कहा गया था कि जो शक्ति संचरण है उसको कम से कम रखने के लिए हमें विद्युत धारा उच्च वोल्टता पर प्रवाहित करनी पड़ेगी। धारा घनत्व का मात्रक, देखिए धारा घनत्व को हम जैसे पुट करते हैं किससे लिखा जाता है? जैसे I/A इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका मात्रक देख लीजिए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो विद्यार्थी ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा अदिश है या सदिश, कारण सहित लिखिए। तो देखिए विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? हालांकि इसकी परिमाण भी होता है, साथ में दिशा भी होती है, लेकिन ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। परिमाण और दिशा होते हुए भी ये जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, सदिश नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए इसको हम अदिश की श्रेणी में रखते हैं। सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए इसको हम अदिश की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ से 10 एम्पियर धारा आ रही है, तो यदि ये जो धारा है ये 5 एम्पियर इधर, 5 एम्पियर इधर, इसी प्रकार से 10 एम्पियर आने वाली जो धारा है वो इस तरीके से भी 5 एम्पियर के रूप में टूट सकती है। तो इनके बीच का एंगल पर यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, सदिश नियमों का यहाँ पर पालन
नहीं होता, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी हमें दे रखा है कि विद्युत धारा की दिशा होते हुए भी, दिशा भी है परिमाण भी है, लेकिन फिर भी ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि सदिश नियमों का पालन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी लिखिए। देखिए गतिशीलता को म्यू से लिखा जाता है, वीडी अपॉन में ई के इक्वल होता है। आप इसे परिभाषित करने के लिए ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम ले लीजिए, तो जो वीडी होगा, तो जो वीडी है वो ही म्यू के इक्वल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनों का जो अपवन वेग है वो उनकी गतिशीलता कहलाती है। इसका मात्रक भी देख लीजिए, म्यू का मात्रक वही होगा जो वीडी अपॉन में ई का मात्रक होगा। वीडी यहाँ पर अपवन वेग है और वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, और ई है उसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर के हिसाब से ये वाला मात्रक आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हमें क्या मिल रहा है, इसका मात्रक दे रखा है, साथ में इसकी डेफिनेशन, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए आवेश वाहक की जो अफवाह चाल होती है, अपवन वेग होता है, वही गतिशीलता कहलाती है। ये इसका फॉर्मूला भी हमें दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ओम के नियम का पालन नहीं करने वाली किसी एक युक्ति का नाम, तो ये हमें डायोड दे रखा है। इसके अलावा जितने भी अर्धचालक होते हैं उनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता। ट्रांजिस्टर के अंदर ओम का नियम पालन नहीं होता। जैसे 2 युक्तियों का नाम पूछ लिया तो आप वहां पर ट्रांजिस्टर, ट्रायोड, डायोड ये सब कर सकते हैं। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जो पार्श्व क्रम में नियत रहती है, कि यदि हम पार्श्व क्रम में उपकरणों को जोड़ रखा है तो वो एक ऐसी राशि होगी जो नियत रहती है, और वो होता है विभवांतर। पार्श्व क्रम में विभवांतर नियत बना रहता है। फिर देखिए 2 क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होगा। पहले इसमें भी हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो देखिए विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो इलेक्ट्रॉनों का जो पथ है वो रेखीय होगा, बिना किसी बल के अधीन वो गति करेंगे, और विद्युत क्षेत्र में उनका पथ हो जाएगा परवलयाकार। परवलयाकार पथ पर वो गति करते हैं, और यहाँ पर रेखीय पथ में गति करेंगे। देखिए हमें सरल रेखीय दे रखा है, वक्रीय दे रखा है, और वक्र के रूप में ये परवलयाकार पथ पर गति करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के मध्य ग्राफ का ढाल किस भौतिक राशि के तुल्य होता है, उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र भी लिखिए। देखिए यदि हम किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य ग्राफ खींचें, तो यहाँ से आप देखेंगे कि यदि ओम के नियम का पालन होता है, ग्राफ यदि हम खींच भी लेते हैं तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये जो ग्राफ है इसका जो ढाल है, यदि हम ढाल की बात करें तो ये डेल्टा V हो जाएगा, ये डेल्टा I हो जाएगा। तो ढाल जिसे हम tan थीटा कहते हैं, इसे हम m से पुट करते हैं, ढाल होता है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग डेल्टा V लंब बट्टे में आधार, तो डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I, और डेल्टा V अपॉन में I ये होता है R, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये जो ढाल है वो किस भौतिक राशि के तुल्य है, तो प्रतिरोध के तुल्य है। हमें R का मात्रक भी यहाँ पर पुट करना है, विमीय सूत्र लिखना है, R की विमा। तो R की विमा वही होगी जो V अपॉन में I की विमा होती है। V यहाँ पर विभवांतर है जिसको हम W अपॉन में Q से लिख सकते हैं, और Q को हम I इंटू T से लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास में। तो यहाँ से हम इसकी विमा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो R की विमा
आर की विमा देखिए क्या निकल कर आ रही है, M1 L2 T-2 A2 T1। फाइनली देखिए आर की जो विमा है वो क्या हो जाएगी, M1 L2 T-3 A-2। ये हमारे पास में प्रतिरोध की विमा आ चुकी है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए प्रतिरोध की यही विमा हमें दे रखी है और ये चालक के प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अपव्यय वेग, जो अपवन वेग होता है इसको हमें परिभाषित करना है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है उसको हम अपवन वेग कहते हैं। विद्यार्थियों, हम किसी चालक की बात करें तो यदि इसके ऊपर विभवांतर नहीं लगा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और उनका जो औसत वेग है वो शून्य होता है। लेकिन जब किसी चालक के ऊपर, जैसे ये हमारे पास में क्या है, एक चालक है और इसके ऊपर हम विभवांतर लगा दें, इट मीन्स एक बैटरी से यदि हम इसको जोड़ दें तो यहाँ पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए जिगजैग मोशन में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं। इस तरीके से गति करते करते एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर पहुंच जाते हैं। हालांकि वेग बहुत कम होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को ही हम अपवन वेग कहते हैं। इस अपवन वेग को जैसे मान लीजिए कि इनका जो एक एक टक्कर के दौरान जो वेग होता है या जो दूरी तय की जाती है उसको मैं मुक्त पथ से कह दूं, λ1, λ2, λ3 प्रत्येक लगातार दो क्रमागत टक्करों के अंदर तय की गई दूरियां होती है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि n टक्कर हो गई, तो n टक्कर के बाद में जो इनका औसत वेग होता है तो ये तो हो गई है कुल दूरी, उसमें लगा कुल समय, तो इसको हम अपवन वेग कह सकते हैं। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें देखिए क्या दे रखा है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या है। देख लीजिए, जैसे ये हमारे पास में कोई सेल है और किसी सेल के अंदर हम ये जानते हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ होता है। ये मैंने एक सेल का ढांचा आपके सामने रखा है। ये जो डॉटेड लाइन है इससे हमने ये विद्युत अपघट्य पदार्थ दिखाया है। विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ है ये, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब इस सर्किट में से धारा प्रवाहित करनी है तो यहाँ से होते हुए आवेश यहाँ से चलेंगे, इसके अंदर से भी प्रवाहित होंगे। तो अंदर से प्रवाहित होंगे तो अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है इसके अंदर धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आयनों द्वारा। और आयन इलेक्ट्रॉन की तुलना में उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो ये एक धनायन बच गया है। तो धनायन और ऋणायनों का जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, परमाणुओं की साइज का ही इनका आकार होता है। और वो ही यहाँ पर धनायन और ऋणायन गति करते हैं। धनायन और ऋणायन गति करेंगे तो ऋणायन इधर गति करेंगे, धनायन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। तो उनके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, तो सेल के आंतरिक भाग में विद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा के मार्ग में जो उत्पन्न बाधा है उस बाधा को ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। विद्यार्थियों, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो मान होता है, फॉर्मूला इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर डिपेंड करता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, साथ में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसके ताप, सांद्रता, पदार्थ की प्रकृति, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए, इसका सॉल्यूशन भी हमें यहाँ पर दे रखा है कि किसी सेल में धारा प्रवाह के समय सेल के विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न जो बाधा होती है, प्रतिरोध होता है, उसी को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध
कहते हैं। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। अब देखिए सेल की टर्मिनल वोल्टता के लिए वापस उसी डायग्राम को मैं समझा ले आता हूं। यहीं पर टर्मिनल वोल्टता है कि किसी सेल के बाह्य परिपथ में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि किसी सेल के अंदर किसी आवेश को पूरे परिपथ में चक्कर लगाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो यहाँ पर हमें ये भी पूछा है कि इनमें अंतर क्या है, तो आप डेफिनेशन देकर इनका अंतर समझा सकते हैं। या बंद परिपथ में सेल के बाह्य परिपथ के अंदर जो वोल्टेज होता है उसको टर्मिनल वोल्टता, और खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के मध्य की जो वोल्टेज होती है उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए हमें यहाँ पर बता भी रखा है कि किसी बंद परिपथ में सेल के टर्मिनलों के मध्य के विभवांतर को हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। और खुले परिपथ में देखो जैसे ही ये हमारे पास में टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला है, खुले परिपथ के अंदर क्या हो जाएगा, धारा 0 हो जाएगी। और धारा जब इसमें 0 कर दें तो हमारे पास में क्या आ गया, E बराबर V आ गया। जो टर्मिनल वोल्टता है वही विद्युत वाहक बल है। तो खुले परिपथ में सेल के टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तार आबद्ध प्रतिरोधक। देखिए प्रतिरोधकों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, कार्बन प्रतिरोधक और तार आबद्ध प्रतिरोधक। तो किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, तो ये मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। किसके बने होते हैं, मिश्र धातुओं के बने होते हैं। हमें ये पूछा कारण लिखिए, क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है, अर्थात इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का कम से कम प्रभावित होती है। अल्फा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, कम से कम होगा। इसलिए हम प्रतिरोधक तार के रूप में मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं। देखिए हमें एक डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में हमें धारा का मान पूछा है। देख लीजिए एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे आप। यहां से 6 एम्पीयर की धारा आ रही है, यहां से 4 एम्पीयर की आ रही है, यहां से 3 एम्पीयर की, यहां से आई एम्पीयर बाहर जा रही है और 5 एम्पीयर इधर निकल रही है। तो किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो दूर जाने वाली धाराएं तो ये 2 हैं, तो 5 एम्पीयर प्लस आई ये बराबर होगी संधि के पास आने वाली धाराओं के योग के। तो ये हमारे पास में यहाँ पर 3 एम्पीयर, ये 4 एम्पीयर और ये है 6 एम्पीयर। तो आई बराबर कितना आ गया, ये 13 एम्पीयर हो गया, माइनस में 5 और आई का मान हमें मिल जाएगा 8 एम्पीयर। तो यहाँ से हम किरचॉफ का जो संधि नियम है उसको अप्लाई करके धारा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 20वां जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में धारा मापी तथा सेल का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए विद्यार्थियों कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप देखें ये हमें एक व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम दे रखा है। वैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है P Q R S से 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं और इस बिंदु को हम कहते हैं A, इसे B, इसे C, इसे हम D कहते हैं। तो A और C के मध्य ये हमारे पास में बैटरी लगी हुई है और B और D के बीच में ये एक धारा मापी और एक कुंजी लगी होती है। तो यहाँ पर इसका जो संतुलन का प्रतिबंध होता है वो होता है P/Q, इन दोनों का रेजिस्टेंस अपॉन इन दोनों का रेजिस्टेंस। P/Q बराबर होता है R/S के। यदि मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, यहाँ पर हम बैटरी लगा दें, यहाँ पर हम क्या लगा दें, B और D के बीच में। जैसे मैं पहले तो इन्हीं रेजिस्टेंस को फिर से बना लेता हूँ। ये हमारे पास में फिर से वही चारों रेजिस्टेंस हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में B और D के बीच में मैं लगा देता हूँ यहाँ पर ये बैटरी। ये मैंने क्या लगा दी है, बैटरी लगा दी है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। और
तो देखो इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दी है, बैटरी। तो यहाँ पर बी और डी के बीच में हमने इस तरीके से बैटरी लगा दी, और ए और सी के बीच में हम लगा देते हैं धारा मापी। हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। तो देखिए ये हमारे पास में फिर से व्हीटस्टोन सेतु जैसा ही डायग्राम बन गया है, और अब की बार इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो Q बट्टे में S बराबर होगा P बट्टे में R के, P बट्टे में R के। तो आप यहां से देखेंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस Q को इधर ले आओ, R को इधर ले आओ, तो R बट्टे में S बराबर P बट्टे में Q। तो वही रिलेशन वापस आ गया। तो इस स्थिति के अंदर संतुलन प्रतिबंध था ये, और इस स्थिति के अंदर संतुलन प्रतिबंध है ये संतुलन प्रतिबंध सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इनको यदि हम इंटरचेंज कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, संतुलन प्रतिबंध वैसे के वैसे ही बने रहेगा, संतुलन अवस्था वही प्राप्त होगी। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है मीटर सेतु में संतुलन बिंदु सामान्यतः मध्य भाग में ही प्राप्त किया जाता है। देखिए यदि आप किसी मीटर सेतु के अंदर पाठ्यांक ले रहे होते हैं तो शून्य विक्षेप की जो स्थिति होती है वो लगभग मध्य बिंदु के आसपास में प्राप्त होनी चाहिए, ताकि उनमें न्यूनतम अधिक सुग्राह्यता प्राप्त हो सके और जो सिरों पर आने वाली जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जा सके। तो न्यूनतम त्रुटि रखने के लिए संतुलन बिंदु तार के लगभग मध्य भाग में होना चाहिए। 22वां जो क्वेश्चन है वो देखो, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो ये हमारे पास में एक व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम है जिसमें 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर लगे होते हैं। दो आमने सामने के दो शीर्षों के मध्य हम एक बैटरी तथा शेष दो शीर्षों के मध्य हम एक धारा मापी और एक कुंजी संयोजित कर देते हैं। तो ये जो सर्किट है वो एक व्हीटस्टोन सेतु का सर्किट है, और उसके लिए संतुलन प्रतिबंध P/Q बराबर होता है R/S। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों यदि आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विभव मापन के लिए विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में आदर्श युक्ति है क्यों? देखिए इसे हम समझ लेते हैं कि जो विभव मापी है वो शून्य विक्षेप की स्थिति पर काम करता है। जब वो पाठ्यांक देता है तो उसका जो प्रभावी प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। तो देखिए इनको मैं समझा देता हूँ। विभव मापी शून्य विक्षेप की स्थिति पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? शून्य विक्षेप की स्थिति पर कार्य करता है। और विभव मापी जब पाठ्यांक देता है तो इसका जो प्रभावी प्रतिरोध होता है, प्रभावी प्रतिरोध वो अनंत होता है। देखो प्रभावी प्रतिरोध तो अनंत है और शून्य विक्षेप की स्थिति पर काम करता है। इट मीन्स यहां पर धारा प्रवाहित नहीं होती। अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो देखिए जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, लेकिन यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो गया तो वो पाठ्यांक ही नहीं दे पाएगा। जैसे ये हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस है जिसके सिरे A और B का हम विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं। तो यदि हम वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर ज्ञात करना चाहेंगे तो यहाँ से ये जो धारा I आ रही है A और B के समांतर क्रम में हम एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? वोल्ट मीटर संयोजित कर देंगे। तो यहाँ से कुछ अंश इसमें से होकर गुजरेगा। तो यहाँ से बहने वाली जो धारा है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगी। पहले यदि इसको नहीं जोड़ रखा था तो यहाँ से धारा जा रही थी इस रेजिस्टेंस में से I, और जैसे ही इसको जोड़ दिया तो अब धारा I डैश इसमें से कम हो जाएगी। देन जो एक्चुअल में जो विभवांतर होता है A और B के मध्य उसमें थोड़ी सी त्रुटि आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पहले एक्चुअल में जो विभवांतर है वो तो है V बराबर I इंटू R, लेकिन मापन क्या करता है? मापित वाला विभवांतर V डैश बराबर I माइनस I डैश इंटू में R मापता है। तो ये त्रुटिपूर्ण मापता है। पाठ्यांक देते समय धारा का एक अंश ग्रहण करता है, जिस कारण से
हमें मापित जो मान है वो त्रुटिपूर्ण प्राप्त होते हैं, जबकि विभव मापी जब पाठ्यांक देता है तो धारा बिल्कुल ग्रहण नहीं करता, अनंत प्रतिरोध की भांति बिहेव करता है और ये त्रुटि रहित पाठ्यांक देता है। अब देखेंगे आप यहां पर कि विभव मापी विभव स्रोत से धारा का अंश ग्रहण किए बिना विभवांतर का परिशुद्ध मापन करता है, जबकि वोल्ट मीटर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का कुछ अंश ग्रहण करता है। पाठ्यांक देते समय एक कुछ अंश ग्रहण कर लेगा, फलस्वरूप जो विभवांतर है वो वास्तविक विभवांतर से थोड़ा सा कम हो जाता है। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। विभव प्रवणता को हम अक्स से पुट कर दें, V बट्टे में L होता है। यदि हम L को क्या कर दें 1 मीटर कर दें, देन अक्स है वो V के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रति एकांक लंबाई पर, विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसका मात्रक, तो अक्स का मात्रक क्या होगा, अक्स का मात्रक वही होगा जो V बट्टे में L का मात्रक होगा। तो वोल्ट हो गया V का मात्रक और L का मात्रक हो गया मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक आ गया। देखिए गैलियम आर्सेनाइड के लिए विभवांतर I और संगत धारा में ग्राफ खींचिए। ये गैलियम आर्सेनाइड है वो एक अर्धचालक होता है, और देखिए जो अर्धचालक हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते, इनमें ओम का नियम लागू नहीं होता। और ये जो क्वेश्चन है वो ओम के नियम की सीमाओं से ही लिया गया है कि ओम का नियम कहाँ लागू नहीं हो रहा, वहाँ से ही इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो देखिए जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो प्रारंभ में धारा का मान इंक्रीज होगा, अधिकतम होगा, फिर डिक्रीज हो जा। तो देखो यहाँ पर जो धारा का मान है वो देखिए इस तरीके से चेंज होता है। तो आलेख पूछा है हमें, तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखिए क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि ओम के नियम का कथन लिखिए और ओम के नियम के लिए समीकरण। ये ओम के नियम का सदिश रूप है, इसे हम ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी कहते हैं। कि आपको ये पूछ लिया जाए कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप निकालिए, या इसको हम कह देते हैं सदिश रूप, तो आपको यही वाला क्वेश्चन करना है, यही समझना है। देखो क्या है, क्या कहा गया है। ओम का नियम का स्टेटमेंट जानते हैं आप कि भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट रहती है, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है वो उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, या चालक तार में से बहने वाली धारा उस पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। तो यहां से हम V बराबर IR और R बराबर हम जानते हैं रो L अपॉन में A होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करेंगे तो I अपॉन में A की जगह हम J पुट कर देंगे। ये हमारे पास में आ गया है। और V बराबर हम क्या जानते हैं, E इंटू L जानते हैं। तो इन सब की वैल्यू इसमें यदि हम पुट कर दें तो E इंटू L बराबर J रो L। तो यहां से आप देखेंगे L से L क्या हो गया है, कैंसिल। तो ये हमारे पास में E अपॉन में रो आ गया है J बराबर, और 1 अपॉन रो को हम सिग्मा पुट कर देंगे तो J बराबर आ गया हमारे पास में सिग्मा E। ये आ गया इनका ओम के नियम का सदिश रूप। ओम के नियम का सदिश रूप हमें प्राप्त हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए ओम के नियम का ये रहा है सदिश रूप। 27वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा गया है कि विद्युत धारा I और अफवा वेग VD के मध्य संबंध स्थापित कीजिए और चित्र बनाकर परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दिशा बताइए। तो देखिए डायग्राम हमारे सामने है। ये हमारे पास में कोई चालक है जिसकी जो लंबाई है वो L है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर आरोपित विभवांतर की अकॉर्डिंग धनावेशित सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ऋणावेश सिरे से दूर की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो ये होगी। अब आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अफवा वेग VD से गति करेंगे, अफवा वेग VD से गति करने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र इसकी विपरीत दिशा में लगा हुआ है।
अब देखिए हमें यहाँ पर अपवन वेग और धारा के मध्य संबंध स्थापित करना है। हमने इस चालक की लंबाई L अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A ले लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हम धारा बराबर क्या जानते हैं, I बराबर जानते हैं Q अपॉन में T, और Q के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर होता है N इंटू E। Q बराबर क्या होता है NE। ये जो N होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू में E होता है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को हम N से पुट करें, ये वाला जो N है वो अलग है, ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, आवेश के क्वांटीकरण से हमने लिखा है। चलिए ये यहां पर अब देखिए N इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट्टे में आयतन, बट्टे में आयतन। तो देखिए यहां पर जो आयतन है वो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो हमारे पास में देखिए क्या आ गई है, Na इंटू एल, NaL। तो देखिए ये NaL और E से इसको हम गुणा कर देंगे तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaLE। तो ये आ गया हमारे पास में आवेश Q। क्लियर, तो इस Q की जगह NaLE लिख देंगे। और देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो L है, जो T है, इस T को हमने रिप्लेस किया है। T यहां पर समय है और समय को हम क्या लिख सकते हैं, चालक की लंबाई बट्टे में इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग। तो दूरी बट्टे में वेग से पुट कर दिया, तो यहां से L से ये L है, L से L कैंसिल हो जाएगा, VD ऊपर चला जाएगा। यही हमारे पास में अपवन वेग और धारा के मध्य संबंध होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 36 × 10⁴ ओम है, सहायता 20% है। इसके वर्ण कोड का नाम लिखिए। और इसके बी पार्ट में हमें कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध पूछा है। तो देखिए विद्यार्थियों, कार्बन प्रतिरोधक पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अवश्य ही पूछा जा सकता है। ये 1.5 अंक के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में एक तरीका है कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करने का, वो क्या है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ वेयरिंग। अब देखो कहाँ तक जरूरत पड़ती है, ये 0 को 1 को 2 3 4 5 6 7 और ये तो है इनके गुणक, फिर ये तो है सार्थक अंक, गुणक हो जाएगा 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमें 3 दे रखा है, तो 3 की सिद्ध में आ गया ऑरेंज, तो पहला जो कलर है वो नारंगी। फिर हमें दे रखा है 6 की सिद्ध में देखेंगे बी, और बी हमारे पास में आ गया ब्लू, तो नीला। फिर हमें दे रखा है 10⁻4, तो ये आ गया येलो, पीला। और देखिए 20% दे रखा है, इसका मतलब इस पर कोई रंग नहीं है, चौथा कोई कलर नहीं होगा। हमें एक कार्बन प्रतिरोधक भी दे रखा है, इस पर 4 भिन्न रंगों की पट्टियां दे रखी है, इसमें हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है। तो आप देखें पहला रंग है लाल, रेड के सिद्ध में है 2, तो ये आ गया हमारे पास में 2। फिर जो अगला कलर है वो बैंगनी मतलब वॉयलेट, वॉयलेट के सिद्ध में सार्थक अंक है 7, तो 2 7 आ गया। फिर गुणा, तीसरा कलर देखेंगे हरा, तो हरा जो कलर है वो ग्रेट वाले कलर से देखेंगे 5, तो 10⁻5 आ गया, तो 10⁻5 आ गया है। और सुनहरा कलर दे रखा है, इसका मतलब ±5%। तो ये हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया है, कार्बन प्रतिरोधक आ गया है। देखिए विद्यार्थियों, हमें 29वें क्वेश्चन के अंदर, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा, आप इसमें थोड़ा धैर्य बनाकर रखेंगे। देखिए क्या क्या है, चालकों और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता को प्रदर्शित करने वाला वक्र खींचिए।
तो देखिए हम पहले चालकों की बात करें तो चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी, जबकि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता चरघातांक के रूप से घटती जाएगी। रो बराबर रो जीरो एक्सपोनेंशियल Eg अपॉन KT के अकॉर्डिंग चरघातांक के रूप से डिक्रीज होगी, और जबकि इनकी प्रतिरोधकता रो बराबर रो जी 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाएगी। तो ये तो चालकों के लिए है और ये अर्धचालकों के लिए है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि किरचॉफ का नियम, संधि नियम और लूप नियम का कथन लिखिए। संधि नियम का मतलब क्या है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये हमने करवा रखा है, नोट्स में भी है, और ये इसका गणितीय रूप है समेशन i इक्वल टू 0। इसी प्रकार से जो दूसरा जो नियम है वो क्या है कि किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का या विभव पतनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और इसका गणितीय रूप ये रहा है समेशन v इक्वल टू 0। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए हमें किरचॉफ का नियम अप्लाई करना है और व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की जो प्रतिबंध है वो ज्ञात करना है। आवश्यक डायग्राम भी हमें बनाना है। देखिए किरचॉफ के नियम को अप्लाई करते हुए जब हमें रिलेशन पूछा जाए तो किस तरीके से करेंगे। हम धारा का प्रवाह दिखाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, और इसमें यहाँ से जो धारा आ रही है I, उसको हम दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, I1 तथा I2। इसमें से बहने वाली धारा को हम IG ले लेंगे और IG इधर हो जाएगी तो I1 माइनस IG, और देखो I1 यहाँ से आ रही है I1, इधर से कितनी रह गई है, IG चली गई है तो I1 माइनस IG रह गई। इसको इन्होंने I3 कहा है, चाहे तो I3 को आप रहने दीजिए, इसी फॉर्म में ही रहने दीजिए, I1 माइनस IG। और इसमें से देखिए I2 इधर से आ रही है, IG इधर से आ रही है, I2 प्लस IG कर दीजिए। अब देखिए संतुलन की स्थिति में IG 0 हो जाएगा, इसमें से I1 बहेगी, इसमें से भी I1 बहेगी, इसमें से भी I2, इसमें से भी I2। तो यहाँ पर आप देखेंगे किरचॉफ का नियम अप्लाई जब आप करेंगे तो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप I1 R1 देखो किरचॉफ पास नियम लगाएंगे तो इसके ऊपर पास नियम लगा दीजिए, इसके ऊपर पास नियम लगा दीजिए। तो यहाँ पर जब आप पास नियम लगाएंगे A B D A के ऊपर तो ये इक्वेशन मिलेगी, और C D B C के ऊपर ये वाली इक्वेशन मिलेगी, और इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास में ये रिलेशन आ जाएंगे, जिससे हम एक दूसरे में भाग लगाएंगे तो हमें संतुलन का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। देखो ये तो आपको केवल और केवल तब अप्लाई करना है जब आपको ये कहा जाए कि किरचॉफ के नियम से ही ज्ञात करना है, अन्यथा हमारे पास में एक सरल मेथड भी है। देखो 1.5 अंक के अंदर आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, छोटा से छोटा पार्ट होगा। अगले पार्ट में देखेंगे आप। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें मीटर सेतु से रिलेटेड है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, आवश्यक सूत्र बताना है, चित्र भी बताना है। तो देखिए मीटर सेतु का जो डायग्राम है, परिपथ चित्र है, उसमें 2 एल आकार की पत्तियां होती है। ये एक एल आकार की पत्ती है, ये हमारे पास में एक अन्य एल आकार की पत्ती है, ठीक है। और इन 2 एल आकार की पत्तियों के मध्य एक सीधी पत्ती लगी होती है, और इन दोनों पत्तियों के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, ये अज्ञात प्रतिरोध लगा है। ए से लेकर बी, या इसको आप सी नाम दे देते हैं, ये सी है। तो यहाँ तक 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है। यहाँ पर एक धारा मापी लगाकर विसर्पी कुंजी लगा देते हैं तो संतुलन बिंदु उसका बी हो जाता है। प्राथमिक परिपथ में एक सेल हम जोड़ देंगे, एक कुंजी हम यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर? तो ये तो है इसका परिपथ चित्र। और देखिए ये जो क्वेश्चन है इनका जो सॉल्यूशन यदि आपको देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जाकर मीटर सेतु का वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनका जो वीडियो है वो उनका जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शेखावाटी पर्सन बैंक का, वो है विभव मापी
से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए, आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाइए। तो इसका भी सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आराम से आप कर सकते हैं। इसके साथ में हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है विभवमापी पर ही आधारित कि प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। देखिए विद्यार्थियों, इसके साथ में हमें इस चैप्टर में से और क्या पूछा जा सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि इसमें थोड़ा सा बड़ा है कि दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हैं, आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं, दोनों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, मतलब समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो हमें तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इन क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो हमने विद्यार्थियों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां पर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें मिल रहा है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि कमरे के ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम है। कमरे के ताप पर तो 100 ओम, और यदि तापन दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो तो अवयव का ताप क्या होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक भी हमें अल्फा दे रखा है, हमें R0 दे रखा है, R दे रखा है, हमें ताप पूछा है। तो देखिए इसके लिए हम एक आसान सा रिलेशन जानते हैं और उसी रिलेशन का प्रयोग करेंगे। देखिए R1 हमें 100 ओम, R2 हमें 117 ओम, T हमें कमरे का ताप 27 डिग्री, T2 हमें ज्ञात करना है, अल्फा भी हमें दे रखा है। तो हम ये एक रिलेशन जानते हैं R बराबर R0 1 प्लस में अल्फा डेल्टा T, और इस डेल्टा T के स्थान पर हम पुट कर देंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 पुट कर देंगे, और यहां से इस रिलेशन के अंदर हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या कहा गया है कि तीन प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, मतलब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिया जाए तो 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इन रेजिस्टेंस का हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो 1 में R बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1/R3, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। यहाँ से हमारे पास में लघुत्तम आ गया 20, 10 प्लस 5 प्लस 4, 19 में 20। R का मान हमारे को मिल गया है 20 में 19 ओम। अब यहाँ से 4 ओम में से बहने वाली धारा, पहले हम धारा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो धारा हमारे पास में कितनी आ गई है, धारा हमें पूछी, प्रवाहित होने वाली धारा पूछी है। तो देखिए 4 ओम के प्रतिरोध में से बहने वाली हमें धारा ज्ञात करनी है, तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना था। तो I बराबर क्या होता है V में R, V का मान हमें दे रखा 20, R का मान हमें 4, तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने वाली है। समांतर क्रम में है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए हमें इसमें क्या कहा गया कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचयक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, इसे हम 15.5 ओम के प्रतिरोधक से समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, और 120 वोल्ट की डीसी से हमें चार्ज किया जाता है। तो चार्ज होते समय टर्मिनल वोल्टता क्या है। तो देखिए चार्ज होते समय धारा की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, विभवांतर भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमें प्रवाहित धारा, तो देखिए प्रवाहित धारा कितनी है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इससे समझेंगे प्रभावी विभवांतर और प्रभावी प्रतिरोध। तो प्रभावी विभवांतर तो 120 हमने लगा रखा है, और जबकि 8 वोल्ट की हमारे पास में बैटरी है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा विभवांतर, तो 112 रह जाएगा। जबकि प्रतिरोध ऐड होगा, चाहे कोई से क्रम में आप जोड़ें, कैसे ही आप वोल्टेज लगाएं। तो 15.5 श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, 5.5 का हमें आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। तो कुल मिलाकर 7 एम्पीयर की धारा बहेगी। वैसे टर्मिनल वोल्टता का जो सूत्र होता है वो V बराबर होता है E माइनस में IR, लेकिन ये है सेल के डिस्चार्ज होते समय,
और सेल जब चार्ज होगा तो V बराबर आ जाएगा E प्लस में IR। E का मान 8, I का मान 7, R का मान 0.5। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 11.5 हमें मिल जाएगा। इस वीडियो में हम अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। हमें देखिए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है कि व्हीटस्टोन से, तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। अक्स का मान ज्ञात कीजिए कि हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे रखा है अक्स, इनका प्रतिरोध ज्ञात करना है। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में है तो 20 ओम, 10 ओम और यहाँ वाला रेजिस्टेंस हमें टोटल पता नहीं है, ये 1 ओम है। तो देखिए ये है P/Q बराबर R/S। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे P का मान हमारे पास में 20, Q का मान हमारे पास में 10, R का मान हमें पता नहीं है और S का मान हमें 1 ओम दे रखा है। तो यहाँ से R बराबर आ गया 2 ओम। R बराबर कितना आ गया है? 2 ओम आ गया है। अब इन दोनों का जो हम ज्ञात कर लेते हैं, दोनों समांतर क्रम में और इनका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होना चाहिए। तो देखिए 1/R बराबर, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में, तो 1/X प्लस में 1/6। तो यहाँ से 1/X बराबर आ गया, R का जो मान है वो है 2 माइनस में 1/6। तो यहाँ से 6, 3 माइनस 1, 2/6 और X बराबर हमारे को मिल जाएगा 6/2 मतलब 3 ओम। तो यहाँ पर X बराबर 3 ओम आएगा विद्यार्थियों। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आप देख लीजिए। विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने क्लासमेट और अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। इसमें हमें एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है जिसमें 1.25 वोल्ट का विद्युत वाहक बल एक सेल के संतुलन बिंदु से 35 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इसकी जगह दूसरा सेल लगा दें तो 63 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। हमें दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने वाला फॉर्मूला लगाना है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। तो L2 हमें दे रखा है 63, L1 हमें ये दे रखा है, E1 हमें ये दे रखा है। देन हम यहाँ से E1/E2 ज्ञात करके फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लेंगे। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो शेखावटी मिशन 100 से चौथा पार्ट लेकर आएंगे, गतिमान आवेश और चुंबकत्व का वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।